नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों से लड़ने का किया आह्वान। कहा, पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और वित्तीय संस्थान इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। उपाय सुझाने के लिए गठित होगी समिति। डॉक्टरों से व्यापक जनहित में काम पर लौटने का अनुरोध। कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। अस्पताल में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। भाजपा ने ममता सरकार पर न्याय की आवाज दबाने का लगाया आरोप। मूडा केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ चलेगा मुकदमा। राज्यपाल ने आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर मुकदमा चलाने की दी अनुमति। भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचाने की हो रही है कोशिश। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठनात्मक चुनाव और विधानसभा चुनाव पर चर्चा। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है। सम्मेलन में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मौजूदा विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सदी की संस्थाएं और संगठन वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में ग्लोबल साउथ के देशों को एकजुट होने की जरूरत है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में तेजी लाने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि की स्थापना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री, यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी।
भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक में वरिष्ठ नेता अमित शाह, प्रदेश संगठन महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और अन्य नेता भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें पहले कल देर शाम भाजपा महासचिवों की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहां स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टरों से व्यापक जनहित में अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। देश भर के डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देश के डॉक्टर्स आज सुबह 6 बजे से हड़ताल पर हैं। आईएमए ने देश भर के सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टरों की सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है, चाहे उनका क्षेत्र या कार्यस्थल कुछ भी हो। आपातकालीन सेवाएं चालू हैं। इस अवधि के दौरान कोई ओपीडी या वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जा रही है। सभी राज्यों के अलग अलग हिस्सों से ओपीडी, इमरजेंसी सेवा, पैथोलॉजी बंद रहने की खबर है। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी और राजकोट में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। देश भर के डॉक्टर आज 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर भी सभी डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर बेटी को न्याय देने की मांग की है। डॉक्टरों ने कोलकाता रेप के आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में भी लोगों, डॉक्टरों के अंदर इस घटना को लेकर भारी नाराजगी है। वहीं लखनऊ में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टरों की मांग है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं होगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज आईएमए के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है। एसजीपीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ सीनियर फैकल्टी भी आ गए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में तमिलनाडु में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर की जघन्यता पर पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने में लगी है। मायावती ने कहा कि विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं है। ऐसे में दोषियों को सख्त सजा और पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता जरूरी है। मायावती ने कहा कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप को त्याग कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं लेने और न्याय की बात कही है। उनकी पीड़ा और घटना को लेकर इंसाफ के तकाजे पर
सभी को गंभीर होने की जरूरत है। मायावती ने कहा कि इस घटना को लेकर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों का आंदोलन भी अपनी जगह सही है, जिसका समर्थन भी है, लेकिन इस दौरान गरीब मरीजों के इलाज की तरफ भी जरूर ध्यान दिया जाए तो यह उचित होगा। साथ ही सरकार अस्पतालों और डॉक्टरों की भी सुरक्षा के सम्मान का विशेष ध्यान रखे। कोलकाता रेप और मर्डर केस में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिन डॉक्टरों ने आरजी कर हॉस्पिटल में हुई भयावह घटना के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने ममता सरकार के इस फैसले को तालिबानी फतवा बताया। इस बेटी के लिए न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट दोज डॉक्टर्स हु हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस फॉर द न्याय फॉर दिस बेटी have been issued transfer orders including to areas which are very remote as if to punish them, to penalize them. भाजपा प्रवक्ता ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा है कि टीएमसी सरकार का एजेंडा अपराधियों को बचाना है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जफर इस्लाम ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उस प्रदेश की सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और होम मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी, और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? वो भी ममता बनर्जी है। उसके बावजूद उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ, हमारी बेटियों के साथ, बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ और निर्मम हत्या हुई, वो बिना साठ घाट के अधिकारियों के नहीं हो सकती। और फिर मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा क्राइम होने के बाद ममता बनर्जी का रोल जो है उससे वो पूरे तौर से बेनकाब हो गए। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा कानपुर भीमसेन खंड से गोविंदपुरी स्टेशन के निकट पेश आया। इसमें किसी भी प्रकार के जान माल की क्षति नहीं हुई है और न ही किसी के घायल होने की सूचना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के निशान देखे गए हैं, साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब भारत की ग्रोथ स्टोरी की आती है तो स्टार्टअप्स को स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप पहल से आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स जुड़ चुके हैं और अब इंडियन स्टार्टअप्स स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ भी हाथों हाथ काम कर रहे हैं और सफलता के नए आयाम को तैयार कर रहे हैं। 18 नवंबर 2022 में स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप का सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब एक स्टार्टअप स्काई रूट एयरस्पेस ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया।
इसका नाम था विक्रम एस, जिसने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में एक पन्ना बदल कर रख दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स की जर्नी यही नहीं रुकी थी और 2024 में चेन्नई के एक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया भर में तब अपना डंका बजा दिया जब अग्निकुल द्वारा बनाए गए 3D रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के श्रीहरिकोटा में बने पहले निजी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। अग्निबाण सॉर्टेड दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग करने वाला रॉकेट बना। यह पहला ऐसा रॉकेट बना जो गैस और लिक्विड फ्यूल के साथ लॉन्च किया गया। इसके अलावा यह भारत का दूसरा प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट भी बना। पिछले साल ही इसरो के साथ 100 से ज्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप्स ने रजिस्टर करवाया। स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के नंबर वर्ष 2014 में 1 से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 229 हो गए हैं। ऐसे में भारत जब अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता का नया आयाम उजागर कर रहा है, आइए कुछ भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप्स पर करीब से नजर डालें। पहला नंबर है आद्या एरोस्पेस। इसकी शुरुआत 2016 में शाजू स्टीफन ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। यह स्पेस स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष और एरोस्पेस दोनों क्षेत्रों में काम करता है, जो सेल्फ डिजाइनिंग सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल सबसिस्टम्स, ड्रोन्स और फ्यूचरिस्टिक स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। दूसरे नंबर पर है दिगंतरा एरोस्पेस, जिसकी शुरुआत 2018 में अनिरुद्ध शर्मा, राहुल रावत और तनवीर अहमद द्वारा की गई थी। बेंगलुरु बेस्ड दिगंतरा एरोस्पेस स्टार्टअप, जिसका काम सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। 2023 में दिगंतरा एरोस्पेस ने कुशन अल्फा सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जो सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में स्पेस वेदर टेस्ट बेड के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया था। तीसरे नंबर पर आता है पिक्सल स्पेस टेक स्टार्टअप। पिक्सल स्पेस टेक स्टार्टअप को 2019 में बिट्स पिलानी एल्यूमनाई अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल ने किया था। पिक्सल मेनली हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग का काम करता है, जो पृथ्वी की सतह का बेहतर विश्लेषण देते हुए डेटा एनालिसिस के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करता है। 2021 में एक डेमो सैटेलाइट और 2022 में शकुंतला को लॉन्च करने के बाद आनंद सैटेलाइट को नवंबर 2022 को पिक्सल के तीसरे हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह के तौर पर लॉन्च किया गया। और फोर्थ नंबर पर आता है ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस स्टार्टअप की शुरुआत 2012 में संजय नेकांती ने की थी। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस स्टार्टअप का काम कॉमर्शियल, गवर्नमेंटल और एकेडमिक मार्केट में स्मॉल सैटेलाइट्स, अर्थ स्टेशंस और लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। 2021 में ध्रुव स्टार्टअप पहली ऐसी इंडियन एंटिटी बनी जिसने स्पेस क्वालिफाइड सोलर एरेज के डिजाइन और डेवलपमेंट का ऑर्डर अपने नाम किया। ध्रुव स्पेस ने पिछले 24 महीने में 8 पेलोड लॉन्च किए हैं। नवंबर 2022 में ही कंपनी ने थाईबॉल्ट मिशन किया था और 1 जनवरी 2024 को लीप टीडी मिशन को पूरा किया था। बताया गया स्पेस टेक स्टार्टअप्स की इंफॉर्मेशन से आपको यह जरूर पता चल गया होगा कि भारत का डंका आज स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में बज रहा है। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को स्कूली बच्चों के छोटे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। 10वीं कक्षा के छात्रों की लड़ाई के बाद पूरे शहर का माहौल बिगड़ गया। लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल दंगों में बदल दिया। यहां माहौल बिगड़ते देख प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि आरोपियों को हिरासत में लिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि उनके पास अवैध हथियार कहां से आए। प्रथम प्राथमिकता है वो है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनसे राय लेने के बाद जयपुर में बात की गई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल स्टेट प्लेन से 3 डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी अफवाह फैली कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इस तरह की मैं आप सबके माध्यम से सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसी कोई भी अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि आपकी एक अफवाह जो है हमारे शहर में शांति खराब कर सकती है। बहुत सी जगह दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, पूरी पीसफुल है और शहर की अमन, चैन और सौहार्द के लिए मुझे लग रहा है कि प्रत्येक नागरिक जो उदयपुर का है उसका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। उत्तर प्रदेश में अगस्त महीने की 5 तारीखें बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। प्रदेश में 23, 24, 25 और 30 और साथ ही 31 अगस्त को
पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। प्रदेश के हर जिले के युवा को इस पूर्ण पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अंबेडकर नगर कटहरी स्थित देव इंद्रावती महाविद्यालय में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार और ऋण मेले में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में होने वाली पुलिस भर्ती में 20% बेटियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। वो प्रदेश की सड़कों पर उतरकर शहीदों का सही इलाज करेंगी। अपराधियों, माफिया और अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कार्यक्रम में कुल 2500 युवाओं को प्रशस्ति पत्र, 5100 छात्र छात्राओं को टैबलेट और कुल 211 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शहीदों को ठीक उपचार कर सकें। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। मामले में राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से सलाह भी ली थी। दरअसल मामले में शिकायतकर्ताओं ने मुदा मामले में एंटी करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17 और 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत राज्यपाल से मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी थी। बताया जाता है कि मुदा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर भाजपा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने कांग्रेस पर गरीबों का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की। सिद्धरामैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूँ एंड केस को लड़ता हूँ, मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धरामैया ने तुरंत इस्तीफा देना। ही शुड रिजाइन इमीडिएटली एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेस द केस। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। Congress would become the loot party of Karnataka and transform Karnataka into a ATM for its party, for its dynasty, for its first family, and for themselves. The Chief Minister of the state is himself embroiled today in a brazen, shameless land grab scam, the Muda scam. And with the sanction for prosecution, which prima facie is based on evidence submitted by activists on this scam, the sanction for prosecution by the governor now leaves open for a sitting chief minister of the Congress government in Karnataka to be prosecuted for crimes and for to be prosecuted against this complaint by these activists. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये पूरा घोटाला 3 से 4 हजार करोड़ का है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की प्रेरणा गांधी परिवार से हासिल कर रहे हैं, जो स्वयं हजारों करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। तो 4,000 करोड़ की लूट ये सिद्धरामैया जी ने किया है, उनके परिवार ने किया है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विषय नहीं है। मैं एक साधारण नागरिक के रूप में धन्यवाद देता हूं। पहले गवर्नर इस प्रकार के केसेस पे बैठ जाते थे,
पहले इस प्रकार के केसेस पे पॉलिटिकल कंपल्शन, कोट अनकोट, इफ यू वुड रिमेंबर मनमोहन सिंह जी, देयर वाज अ टर्म इन दोज डेज ऑफ यूपीए, पॉलिटिकल कंपल्शन होता था कि इस पे सैंक्शन नहीं देना है। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। देश की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से स्वदेश लौट आई। विनेश को महिलाओं की 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विनेश ने इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की थी, इसलिए उन्हें पेरिस में ही रुकना पड़ा था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संयुक्त रजत पदक के लिए उनकी अपील खारिज कर दी थी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रशंसकों ने विनेश का भव्य स्वागत किया। विनेश के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे के बाहर मौजूद थे। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।